कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, और एक बार पुनः हम थोड़ा बतला देते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अल्प धाराओं को एम्पियर में मापा जाता है। अब हम लोग कल बनावट भी देखे थे, इसका फंक्शन भी देखे थे। अब इसकी क्वालिटी को देखेंगे, ये जिसको हम लोग सुग्राहिता कहते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वह अपना रीडिंग सही ढंग से ले सके। तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। तो जैसा कि हम लोग का कल फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, एक जो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू NIBA, और एक दूसरा जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो टाउ इज इक्वल टू C थीटा। इसके बाद हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से NIBA बराबर C थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई आई इज इक्वल टू NBA बाई C। ये हम लोग का फार्मूला कल भी ड्राइव हुआ था। इसकी सुग्राहिता को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग देखेंगे कि किसी गैल्वेनोमीटर से प्रति एकांक विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसकी कुंडली में जितना विक्षेपण उत्पन्न होता है, जितना डिविएशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। किसी गैल्वेनोमीटर में प्रति एकांक धारा के प्रवाह के कारण जितना विचलन या विक्षेपण उत्पन्न होता है उसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता कहते हैं। या अगर वो चीज़ याद ना रहे तो हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण और उससे प्रवाहित धारा का अनुपात ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता हो। अब इसी से यह किन बातों पर, उसमें कौन सा मेरिट होना चाहिए, इसको हम लोग इस सूत्र में देख लेंगे कि इसमें इसको प्रभावित करने वाला, सुग्राहिता को प्रभावित करने वाला यहाँ 4 कारक हो गया। एक है N, जो फेरों की संख्या हो गई। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तीसरा हो गया कि कुंडली का क्षेत्रफल, और चौथा हो गया ऐंठन नियतांक। अर्थात इन्हीं चारों राशियों पर गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता निर्भर करती है। अब इसी को हम लोग शब्दों में लिख देंगे, और एक एक इसमें 4 जो दिया हुआ है तो इसमें 3 को कांस्टेंट मानेंगे, 3 को स्थिरांक मानेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि फेरों की संख्या N, उसका क्षेत्रफल A तथा ऐंठन नियतांक C ये कांस्टेंट हो, नियत हो, तो उसकी सुग्राहिता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगी। अर्थात जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना शक्तिशाली चुंबक होगा, उसकी सुग्राहिता उतना ही अधिक होगी। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, यहाँ से हम लोग देखेंगे चूँकि ये समानुपाती के फॉर्म में आएगा, जैसे हम लोग एक सांकेतिक रूप से थीटा बाई आई इज प्रोपोर्शनल टू बी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितना ही ज़्यादा होगी उसकी सुग्राहिता उतना ही अधिक। दूसरा बात है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, क्षेत्रफल A तथा ऐंठन नियतांक को नियत रखा जाए, अर्थात उसमें कोई बदलाव न किया जाए, तो उसकी सुग्राहिता फेरों की संख्या
के समानुपाती होता है। अर्थात फेरों की संख्या, जो तार हम लोग लपेटे थे एल्युमिनियम के कवर के ऊपर, जैसा कि हम लोग फिगर में, चित्र में देखे थे, तो उसके समानुपाती होता है। अर्थात जितना कॉइल लपेटा रहेगा उसकी सुग्राहिता उतना ही ज़्यादा होगी। जैसे थीटा बाई आई इज प्रोपोर्शनल टू, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं एन, आसानी के लिए। इसके बाद तीसरी बात कि यदि फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और ऐंठन नियतांक ये नियत हो तो उसकी सुग्राहिता कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उसकी सुग्राहिता भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा कि यदि फेरों की संख्या भी नियत हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी नियत हो और क्षेत्रफल भी नियत हो तो ऐंठन नियतांक के वैध कर्मानुपाती होता है। उसकी सुग्राहिता ऐंठन नियतांक के वैध कर्मानुपाती होता है। वैध कर्मानुपाती का तात्पर्य है कि अगर ऐंठन नियतांक का मान कम होगा तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। आखिर यह मान कम कैसे होगा? तो इसके लिए जो हम लोग टॉरिजन हेड लगाए थे और दृढ़ तल के बीच पतले तार का व्यवहार करेंगे। अगर पतले तार का व्यवहार करते हैं तो ऐंठन नियतांक का मान बढ़ जाता है, ऐंठन नियतांक का मान घट जाता है और उसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। इस तरह से इसकी सुग्राहिता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर और ऐंठन नियतांक पर। इसको याद करने के लिए सबसे आसान ये तरीका है कि इस सूत्र को याद कर लें और इसके बाद अपने शब्दों में उसको डिफाइन कर दें जैसा कि बताया गया है। तो यही है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। अब हम लोग देखेंगे ए मीटर। क्योंकि ए मीटर को हमने पहले भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ना है। तो ए मीटर यह भी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इसके प्रतिरोध का मान कम होता है। ए मीटर एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली कम धाराओं को या अधिक धाराओं को मापा जाता है। अब इसको हम लोग जैसे देखते हैं, यहाँ एक विद्युत परिपथ है चूंकि ए मीटर से कुल धारा का मान ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है क्योंकि यह कुल धारा का परिमाण देता है। अब इसकी माप सीमा में हम लोग वृद्धि देखेंगे। तो इसकी माप सीमा में, ए मीटर की माप सीमा में वृद्धि के लिए ए मीटर के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का सुचालक तार लगा देते हैं। एक कम प्रतिरोध का सुचालक तार उसके समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं जिससे ए मीटर के माप सीमा में वृद्धि हो जाती है। ए मीटर इसके समानांतर क्रम में क्या करते हैं? एक कम प्रतिरोध के सुचालक तार को किस क्रम में? समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं जिससे इस यह अधिक परिमाण की भी धारा को माप लेता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि यह किस तरह इसके माप सीमा में वृद्धि होती है। तो ए मीटर
कि माप सीमा में ए मीटर की माप सीमा में वृद्धि। माप सीमा में वृद्धि का तात्पर्य है कि यदि उससे 8 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और अब उससे 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कराना है और उसी से माप लेना है, तो इसी के लिए उसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ये ए मीटर हो गया, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, या एसी धारा भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। इसके समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध, सब मान लिया कि पहले से जो ए मीटर था उसका प्रतिरोध R है तथा जो अतिरिक्त प्रतिरोध लगाए हैं वो R डैश है। यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, यदि मान लिया जाए कि यह ए मीटर पहले से I विद्युत धारा माप रहा था, तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर एक सामान्य फॉर्मूला है। इस R की जगह पर चूंकि हमने ए मीटर का प्रतिरोध R लिया है, स्मॉल r, तो I यहाँ पास हम लोग R की जगह पर स्मॉल r भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का विभवांतर हो गया, यानी V P Q से भी इसको सूचित कर सकते हैं। यह है विभवांतर। क्योंकि जो अतिरिक्त प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में लगाया गया है, तो इसका हम लोग समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध दैट इज हम लोग को फॉर्मूला ज्ञात है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r डैश। इट इज 1/r डैश इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, तो r इंटू r डैश, तो r डैश प्लस r, तो दैट इज r डैश इज इक्वल टू r इंटू r डैश, रिवर्स हो जाएगा, बाई r प्लस r डैश। अब इसी से जो अतिरिक्त धारा जो मापना है, तो अगर मान लिया जाए कि I1 धारा अतिरिक्त धारा है जो अधिक परिमाण से है, दैट इज I1 इज ग्रेटर देन I, I1 इज ग्रेटर देन I, अर्थात अधिक धारा मापना है। तो क्योंकि ये दोनों बिंदुओं से ही जोड़ा गया है समानांतर क्रम में, तो इसलिए इसका V विभवांतर V P Q इज इक्वल टू I1 इंटू R डैश। अब ये I1 और R डैश के जगह पर हम लोग बैठा दे R इंटू R डैश बाई R प्लस R डैश। ये विभवांतर हो गया इसका, क्योंकि विभवांतर समान रहता है, दैट इज दोनों समीकरण यहाँ हम लोग मान लें, ये समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ है आई आर इज इक्वल टू I1 इंटू आर डैश बाई आर प्लस आर डैश। समीकरण 1 से IR लिख दिए और फिर समीकरण 2 से। यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ भी हम लोग PQ कर दें, क्योंकि V PQ यहाँ भी है और V PQ यहाँ भी है। अब इसके नीचे तो 1 हो गया, ये R से R हम लोग कैंसिल कर दें। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो I इंटू आर प्लस आर डैश बराबर I1 इंटू आर डैश। अब हम लोग इधर इरेज करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आई आर प्लस आई आर डैश इज इक्वल टू I1 इंटू आर डैश। अब जो है, चूंकि हम लोग अतिरिक्त प्रतिरोध निकालना है कि वो कौन सा प्रतिरोध इसमें शामिल करेंगे, तो इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, यानी आई आर
तो I1 इंटू आर डैश माइनस आई बाई आर डैश। अब ये आई आर, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो I1 माइनस आई इंटू आर डैश। अब आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 माइनस आई आर बाई I1 माइनस आई। इस सूत्र की सहायता से ही हम लोग ए मीटर के मान में वृद्धि कर सकते हैं, अर्थात उसकी माप सीमा में वृद्धि की जा सकती है। अब हम लोग उस पर आधारित जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी ए मीटर का प्रतिरोध 15 ओम है, ए मीटर का प्रतिरोध कितना है, 15 ओम है, तो हम लोग बतला चुके थे कि ए मीटर के प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित करते हैं, ये 15 ओम लिखते हैं, जो 8 मिली एम्पियर तक की धारा को आसानी से माप लेता है। मतलब उसकी इफिशियंसी जो है वो 8 मिली एम्पियर है, वो पहले से माप लेता है। कहने का तात्पर्य है अगर इससे कम भी धारा है तब तो वह माप लेगा, लेकिन धारा जैसे ही मान बढ़ेगा उसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि उससे 2 एम्पियर की विद्युत धारा को मापना हो तो क्या करना हो। तो हम लोग तुरंत समझना ये चाहिए कि इसमें प्रतिरोध जोड़ना है। हम लोग उपाय के रूप में धारा को मापने के लिए क्या करना होगा, तो प्रतिरोध जोड़ना होगा। अब कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा, जो हम लोग एक सूत्र ड्राइव किए हैं, तो यहाँ पास I1 जितना माप लेता है तो उसको हम लोग I में रखते हैं, और जो मापना है वो उसको हम लोग I1 में रखते हैं। इट इज I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, इतना तक को मान बढ़ा देना है, 2 एम्पियर। तो हम लोग बता चुके थे कि इसके लिए हम लोग प्रतिरोध जोड़ते हैं। अभी जो हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे उसमें आर डैश इज इक्वल टू आई इंटू आर बाई I1 माइनस आई। तो सबसे पहले ये क्या देखना है कि इसमें एसआई मात्रक में कौन सा है, क्योंकि एसआई मात्रक ही एब्सोल्यूट मात्रक है और इसी का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि ओम प्रतिरोध है तो ये एसआई मात्रक में है, लेकिन यहाँ पास मिली एम्पियर है, तो सबसे पहले मिली एम्पियर को चेंज करना पड़ेगा एम्पियर में, क्योंकि एम्पियर जो है वह एसआई मात्रक है, ना कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर या पिको एम्पियर, ये नहीं, मिली एम्पियर है। तो पहले काम क्या होगा, उसको एम्पियर में बदल देना। तो कैसे बदलेंगे, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग चूँकि 8 है तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया, और बाकी ये तो एम्पियर में है ही, इसमें तो कोई चेंज करना है नहीं। तो अब हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आर डैश इज इक्वल टू आई, तो आई कितना लिखेंगे, ये 8 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसके बाद है आर, तो आर देखेंगे 15 बाई I1 कितना है 2, और ये I कितना है यहाँ, तो इसके बाद माइनस है, -8 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हम लोग सूत्र पर इसको बैठा दिए। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 नहीं है, सिमिलरली तो है नहीं कि इसको आसानी से घटा देंगे। जैसे देखने में लग रहा है कि 2 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है 10 टू द पावर -3 और इसका कोई पावर नहीं है। जब तक सिमिलर में नहीं आता है तब तक आगे का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। तो ये आर डैश इज इक्वल टू 8 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -3, 2
यहाँ पास कैलकुलेशन हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग डिवाइड में लेते चले आए, 10 का पावर -3 था तो 1/1000, और इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो ये दोनों को हम लोग अभी ऐसे ही रहने दिया जाए, 10⁻³ अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो ये 1000 यहाँ हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ 2000 -8, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गया और -8 ये रहा। अब जो है 8 × 15 × 10⁻³ बाई 2000 में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1992। और ये 1000 जो है जब इसको हम लोग पुनः ऊपर लिख देंगे तो 10 का पावर -3 हो जाएगा, और इसके बाद इसे कैंसिल हो गया। अब अगर कटने की संभावना है तो काट देंगे, 9 9 18 19 20 21 17 21, ये 3 से कट जाएगा तो 3 बचे 15, 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, ये भी कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 × 6 = 24, 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 से तो 4 एकम 4, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, ये 8 से भी कट जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे 8 और ये 3, यानी हम लोग का जो रिज़ल्ट आया तो 5/83 ओम। अब इसमें हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं और वरना इसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो 83 5 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बैठाना होगा, नहीं लगेगा, फिर यहाँ 0 बैठा दिया जाए तो एक 0 और बैठा देंगे तो 8 × 6 = 48, तो 36 18 और 8 × 6 = 48, 1 49, यानी लगभग 0.06 ओम। अब 0.06 ओम का प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, ए मीटर के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी माप सीमा जो है वह 8 मिली एम्पियर से बढ़कर वह 2 एम्पियर तक की विद्युत धारा को आसानी से माप लेता है। तो इस चीज़ को रिवाइज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि और अपनी सलाह या जो कन्फ्यूज़न अगर हो तो अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, ताकि जो है हम उसको और सही ढंग से समझा सकें, या जो भी अगर थोड़ा सा भी ये लगता है कि ये बातें समझ में ना आई हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कीजिए।